Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel Study Motivation. हमने अभी तक स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं. अब हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर करेंगे. चैप्टर फर्स्ट. आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे. चैप्टर काफ़ी थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट करेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में. तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड फर्दर मैं आपको बाकी पार्ट्स पे इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी. तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे. सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपको 11th में बिजनेस स्टडीज़ की कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए. सबसे पहली बात तो NCERT सबसे ज़्यादा यूज़फुल और नेसेसरी बुक होती है NCERT. बट अगर आप NCERT से आगे मतलब एडिशनल में कुछ बुक्स जो रेफरेंस बुक्स लेना चाहते हैं तो आप R.K. सिंगला की बुक ले सकते हैं. R.K. सिंगला की बुक काफ़ी मतलब हेल्पफुल होती है, तो आप वो ले सकते हैं एज अ रेफरेंस के उसमें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, बिजनेस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ठीक है. इस चैप्टर में हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन बिजनेस का, और सेकंड पार्ट में हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. थर्ड पार्ट में हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड फोर्थ पार्ट में बिजनेस रिस्क नेचर एंड कॉजेज. तो आज हम क्या करेंगे, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्टिंग अवर चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ये लास्ट में आपको मैं एक बार समराइज़ भी करा दूँगी ताकि आपको एक ब्रीफ में छोटा सा आपको एक टॉपिक का वो मिल जाए कि हमने आइडिया मिल जाए कि हमने किया क्या क्या आज हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले बिजनेस होता क्या, ये भी हम पढ़ते हैं अभी. पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ. कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है. बिजनेस की फुल फॉर्म में होती है बिजीनेस. अगर हम उसको तोड़ के देखें तो बिजीनेस, कि जब हम किसी चीज़ में बिजी रहते हैं तो उसको बिजनेस कहते हैं. ऐसा नहीं उसको बिजनेस कहेंगे, उसके लिए कंडीशंस होती हैं, बट इसका मतलब क्या कहते हैं, बिजीनेस. कुछ पीपल थिंग्स को प्रोड्यूस करने में बिजी रहते हैं, कई लोग उनको बेचने में और ख़रीदने में, कई लोग लॉ के प्रोफेशन में, कई लोग डॉक्टर मतलब कि पेशेंट्स को सर्व करने में, कई फैक्ट्रीज़ में, बहुत सारी जगह. जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमंस करते हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर हम इन एक्टिविटीज़ के ध्यान से देखें तो 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो दोनों ही ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, पर जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स. हर ह्यूमन बींग की डिफरेंट नीड्स होती हैं. सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज नीड्स दे हैव टू परफॉर्म सम और द अदर एक्टिविटी. तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. तो उसके बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है. इसके मैं एग्जांपल्स भी दूंगी आपको ताकि इजीली समझ भी आ जाए आपको. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. These refers to that activity which is undertaken with the objective of earning money. मतलब those activities whose objective is to earn money and to create wealth. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि जिनसे हमें पैसा मिले, जिनसे हमारे वेल्थ जनरेट हो, वो कौन सी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, और टीचर टीचिंग इन स्कूल. मतलब कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं क्यों करते हैं, ताकि उनको इनकम जनरेट हो. कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट में जब एक बंदा घर में खाना बना रहा है, एक बंदा रेस्टोरेंट में. घर में क्यों बना रहा है, क्योंकि वो उसकी जिम्मेवारी है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है, अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए. बट वो रेस्टोरेंट में क्यों कर रहा है, ताकि उसको मॉनेटरी टर्म्स में जो उसकी नीड्स है वो पूरी हो सके. टीचर टीचिंग इन स्कूल, एक टीचर पढ़ा रही है स्कूल में ताकि उसको पैसे मिल सके, उसको सैलरी मिल सके. ठीक है ना.
अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन तीनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम एक बार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच एम एट नॉन अर्निंग मनी बट आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन, कि जिससे जो हम एक्टिविटीज़ वो जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, किस लिए करते हैं कि हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सके। विथ द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, कि जिससे हमारे दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिल सके। दोज एक्टिविटीज़ हुज एम इज़ नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने आपको ये 2 to 3 टाइम्स एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि जिससे हमें हमारी सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी हो सकें। वो कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल भी हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म। लव प्यार, सिंपैथी किससे? सिंपैथी गेन करना, और पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। हम और एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं प्रोपागेटिंग रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रोपागेट करना, उसकी मतलब उसको और बढ़ाना, उसको सारे में उसको परिचित कराना, सबसे मतलब कि अपने उसको बढ़ाना रिलीजन को। डूइंग सोशल वर्क करना। तो ये सारी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अ टीचर ट्रेनिंग हिज डॉटर एट होम। ये देखो, जो अपनी फैमिली के लिए कुक करेगी हाउस वाइफ, वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक। बट एट द सेम टाइम द वुमेन which cooks the food for a restaurant is an economic activities, because at that time she will get the income for that. As a teacher training in his daughter at home, if she teach her daughter at home, then it will be non-economic activities. But at the same time, if she teaches other children in the school, then it will be economic activities, because she will get salary for her work. आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम परचेजिंग ऑफ गुड्स करते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, ताकि हम प्रॉफिट को गेन कर सकें, जिससे हमारी जो नीड्स हो, हमारी जो वांट्स हो, वो सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। एक बार दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जा सकती है, एक्टिविटी की जाती है, और उससे हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर हम एच हैनी के हिसाब से देखें तो इसकी डेफिनेशन बनती है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, जिससे हम जो क्या करता है जिसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सेलिंग करते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके, अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और समझा देती हूँ। एग्जांपल, पेंटिंग योर ओन हाउस इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस को हम बिजनेस के लिए जो एक एक्टिविटी तभी बिजनेस कहला सकती है जब वो रेगुलर बेसिस पे हो और उसमें प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव हो। अगर हम अपने घर के पेंट करेंगे तो वो बिजनेस नहीं होगा, वो भी एक्टिविटी है, पर वो प्रॉफिट के लिए नहीं की जा रही और रेगुलर बेसिस पे नहीं की जा रही, तो वो क्या होगी? नॉन बिजनेस एक्टिविटी। और वही सेम टाइम एक पेंटर दूसरों के घर को पेंट करता है तो वो बिजनेस होगा, क्योंकि उसका वो रोज़ का काम है, वो रोज़ ऐसा काम करता है और उसको पैसे मिलते हैं। और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे आप अपने घर में पुराने स्कूटर वगैरह से, तो किसी कार दे दो, कोई अपनी पुरानी कार बेचता है तो वो बिजनेस नहीं होगी, उससे उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। द मेन नीड for an activity to be called business, is that it should be conducted on a regular basis. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ ब्रश करते हो बिजनेस होगा, इट विल नॉट बी ए बिजनेस।
इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा है कि जो मनी से रिलेटेड हो, जिससे हम अर्निंग मनी का पर्पज़ हो, वो कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। जब एक शॉपकीपर परचेज करता है और सेल करता है गुड्स की, वो कहता है बिजनेस। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी हमने पढ़ा भी परी कि जब प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट मतलब कि प्रोड्यूस करना गुड्स को, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन करना जब हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद सेल करेंगे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इज एसेंशियल। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेजेज अ थिंग्स और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। कि बिजनेस के लिए एक्सचेंज और गुड्स एंड सर्विसेज जो है बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान खरीदता है या खरीदता है, तो वो बिज़नेस नहीं कहा जाएगा। वो बिज़नेस क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। जैसे एक शॉपकीपर कुछ मटेरियल खरीदता है अपने घर के लिए, तो वो बिज़नेस नहीं कहा जाएगा। बट अगर वो सेम मटेरियल बेचने के लिए खरीदता है, तो वो क्या कहा जाएगा? बिज़नेस। ठीक है ना। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। कि रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक activity which is done regularly, that is purchase and sale of goods should be regularly done। मतलब कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है। अगर वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे नहीं होगी तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक पर्सन अपना स्कूटर या कार बेचता है, तो वो बिजनेस में वो उसमें रेगुलरिटी नहीं आ रही, प्रॉफिट तो आ रहा है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। In order to consider any purchase sale as business, it is essential that the purpose of the person concerned is to earn profit। कि वो अगर कोई परचेज सेल को अगर हम बिज़नेस तभी मान सकते हैं, तब कब मान सकते हैं? तभी मान सकते हैं जब वो उसके पीछे का, उसको खरीदने और बेचने के पीछे का मकसद क्या हो? प्रॉफिट अर्निंग। कुछ बार प्रॉफिट के कुछ टाइम्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के लिए, बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए करता है, लॉस तो कोई भी नहीं करना चाहता। बट कभी कभार अनसर्टेनिटी होती है तो बिजनेस में लॉस हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉस चाहता है, लॉस हो जाते हैं। लॉस भी ज़रूरी होते हैं ताकि हमें आगे के लिए अपनी को बना सकें, बट हमें बिजनेस ध्यान से करना चाहिए ताकि लॉस की चांसेस कम हो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि अब ये रिस्क है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब रिस्क, कि अ लिटिल मिस्टेक और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस। ठीक है ना। कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी हो जाए बिजनेस में, तो उससे हमारा पूरा बिजनेस खराब हो सकता है। अब रिटर्न का हमें नहीं पता कि कस्टमर, हम गुड्स की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए ताकि जो कस्टमर्स हो वो सेटिस्फाई हो और रिटर्न के चांसेस कम हो। कभी कभार प्रोडक्ट्स डैमेज निकल सकते हैं बाय मिस्टेक, बट अगर हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग हमारी शॉप पर, हमारे बिजनेस में हेल्प करेंगे। एलिमेंट ऑफ रिस्क। ऑलवेज इन अ बिजनेस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। हम जब भी बिजनेस करते हैं तो रिस्क जरूर होता है। ठीक है ना। रिस्क क्यों होता है? अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, हमें नहीं पता कि वो गुड्स कोई और खरीदेगा या नहीं, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं। बट अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम बिजनेस नहीं चला सकते। रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। एंड जिस बंदे मतलब जो रिस्क ले सकता है वही बिजनेस कर सकता है, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं हो सकता। आगे हम फोर्थ पार्ट इस चैप्टर का पढ़ेंगे, पूरे रिस्क के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसके नेचर क्या होता है और कॉजेज भी क्या होते हैं। ठीक है ना। अब इसकी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं और बताती हूँ। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन नाम से क्लियर है कि जो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिजनेस का एम तो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, बट साथ साथ उसको, बिजनेसमैन को ये भी पता होना चाहिए कि
हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी वो आपके पास दोबारा आएगा, तभी आप बिजनेस को अच्छी तरह चला पाएंगे। हमारा जो एक्सपेंशन होता है बिजनेस का वो भी तभी इस पर डिपेंड करता है, किस पे? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे। तो इसलिए एक बिजनेसमैन को गुड्स और सर्विसेज अपने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के अनुसार अवेलेबल कराने चाहिए, ठीक है। Hence, a businessman should make goods and services available according to the taste of the consumers to get success. उसको consumers के हिसाब से goods और services available करनी चाहिए ताकि वो सक्सेस पा सकें। If you अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ी फास्ट हो रही है, then you can comment. I will make slow videos from next time. And queries भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ठीक है, अब हमने बिजनेस के बारे में पढ़ दिया, एक बार और डेफिनेशन इसकी पढ़ देते हैं। रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये क्यों किया जाता है? ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। अब नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। हमने बिजनेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशन। इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। कि वो एक्टिविटीज़ जिसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होते हैं, इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वो क्या होती है? प्रोफेशन। अब डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है, नॉलेज होनी चाहिए। अब ये थोड़ा हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. ठीक है, कि वो एक्टिविटी जो ऐसे पर्सन कंडक्ट करता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, और जो समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए, मतलब समाज की सेवा करने के लिए की जाती हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस के प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा मैंने एक मिनट रुको, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है? हमने पढ़ा भी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या आएगा कि जो बंदा प्रोफेशन में है उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और टेक्निक्स होनी चाहिए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोफेशन इज दैट अ प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। An ordinary man cannot run a profession. Therefore, the occupation of an ordinary individual cannot be called a profession. कि जो एक जो प्रोफेशन होता है उसके पास कुछ स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है। कोई भी मैन प्रोफेशन नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, उसी टाइप से कोई भी मैन प्रोफेशन नहीं कर सकता। और एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को हम प्रोफेशन नहीं कह सकते, कि किसी भी काम को प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता। सेकेंड होता है इसका फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। कि इट मीन्स दैट ओनली ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन। वही ह्यूमन एक्टिविटी प्रोफेशन कहलाई जा सकती है जिसके बारे में हमें पहले से किसी इंस्टीट्यूशन ने मतलब कि बता रखा, इसकी नॉलेज हो, कि ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसकी। अब थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। The third characteristics of a profession is that it must have a representative professional association which performs the following important functions। कि उसके पास ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए जो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो अपनी मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करते हैं ताकि जो उसमें वर्क करें उनके एक्टिविटीज़ को गाइड मिल सके, जो अपने प्रोफेशन की इमेज को संभालते हैं, और जो अपने प्रोफेशन में जो वर्कर्स हो, उनके प्रोफेशनल्स हो, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे ही देयर आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
ठीक है। ऐसे सबके लिए इंस्टीट्यूट वो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल्स है कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा हमने, क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स होते हैं थोड़े से, जो एक प्रोफेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, वो कौन से होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। ये कौन देता है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जो रूल्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रायोरिटी ऑफ सर्विस। किससे पहले? इकोनॉमिक कंसिडरेशन से पहले। मतलब हमें पैसा कमाने से क्या ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाना। मतलब क्या कि अगर एक डॉक्टर है वो ये नहीं देखेगा कि पेशेंट के, उसको ये बाद में देखना चाहिए कि उसको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपने पेशेंट की जान को बचाना। आई बात समझ? तो ये तो हमने कंप्लीट कर दिया प्रोफेशन। अब हम आगे करेंगे एम्प्लॉयमेंट। Employment refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in return। कि जब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उनको रिम्यूनरेशन, वेजेस मिलते हैं, तो वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स and receive remuneration in lieu thereof. The remuneration can be in the shape of salary, wages, etc. The employer can be government enterprise, or any private organization. Employment may be on permanent, temporal, or casual basis. Some of the examples of employment are managers, surveyors, laborers, clerks, etc. ठीक है ना? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं ताकि उनको रिन्यूमरेशन मिल सके। रिन्यूमरेशन कैसे? या तो सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा। अब जो एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकता है, या किसी प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाला भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्प्रेरी भी हो सकता है, या फिर कैजुअल बेसिस पे भी हो सकता है, तो रोज़ का। तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके मैनेजर्स, सर्वेयर्स, लेबरर्स, क्लर्क्स एट्सेट्रा। ठीक है ना? अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स, वो भी एम्प्लॉय के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर जैसे हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करता है तो उसकी एक्टिविटी क्या कहलाई जाएगी? एम्प्लॉयमेंट। पर अगर वो अपना हॉस्पिटल से आता है तो क्या कहलाई जाएगी उसकी एक्टिविटी? प्रोफेशन। ठीक है ना? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सर्विस टू अदर्स, कि जो फर्स्ट फीचर क्या होती है इसकी कि वो हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल सर्विस, उसको जो एम्प्लॉय होता है वो अपने आप को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब कि वो अपनी वो सर्विस किसी ऐसे वैसे जगह नहीं दे सकता जहाँ उसको सैलरी मिलती है, वहीं देता है, वेजेस मिलते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है कि उसको एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में जब एम्प्लॉय को एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसके बेसिस पे वो एम्प्लॉयमेंट करता है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो टेम्प्रेरी है, परमानेंट है, या फिर कैजुअल है। ठीक है ना? या और उसमें ये भी लिखा होता है कि सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, फीस मिलेगी, सब कुछ मतलब बताया होता है इसमें। सर्वेंट मतलब कि एक एम्प्लॉय अपने मास्टर का सर्वेंट होता है और उसके अनुसार अपना सारा काम करता है। मतलब कि जैसे वो ऑर्डर्स देगा वो उस पर फॉलो करता है। इसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो किसी और के अंडर काम कर रहा है, जो इसके अंडर काम कर रहा है, जिसके अंडर वो काम कर रहा है उसको वो ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ये हमने पढ़े बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। वैसे तो आपको ये समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा समझा देती हूँ। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कैसे स्टार्ट होता है। बिजनेस में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। प्रोफेशन में जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब कि उस नॉलेज जब पूरी हो जाती है तो उसको डिग्री वगैरह मिल जाती है, तो उस बेसिस पे। और एम्प्लॉयमेंट में उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद वो स्टार्ट कर देता है। नेचर ऑफ वर्क, वो क्या कहते हैं, नेचर ऑफ वर्क कैसे, मतलब कि इसमें तो बिजनेस में तो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होती हैं। प्रोफेशन में पर्सनलाइज सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट, मतलब कि वो एक्सपर्ट नेचर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जैसा कि उसको वो काम मिलता है
वो वैसे अपना काम पूरा करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन। इसमें ज़्यादा कोई मतलब कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती बिजनेस में। प्रोफेशन में फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि जो हम कर रहे हैं, अगर डॉक्टर है तो उसके लिए उसको या तो डॉक्टर के लिए अपनी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। जैसे कि एक डॉक्टर या तो क्या करता है, आप बताओ डॉक्टर क्या करता है? मैं क्यों बताऊँ, आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा आपने कॉमर्स दिया आपको यही पता होगा कि डॉक्टर के लिए क्या डिग्री चाहिए होती है। डॉक्टर बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, मतलब कि जो जिसने मेडिकल दी हुई है वो डॉक्टर के लिए उसको कौन सी डिग्री चाहिए होती है, आप कमेंट करके बताना। चलो मैं ही बता देती हूँ, एक डॉक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है। जो मतलब डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए उसको पहले वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करता है, देन उसको आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है बेस्ट कॉलेजेस में, अगर उसके अच्छे नंबर आए हों, फिर वो आगे अपनी एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है ना। अब डॉक्टर क्या हो सकता है, एक एमबीडी हो सकता है, मतलब कि एमबीडी नहीं, एक डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले नीट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब फिर उसको अपनी डिग्री हासिल करनी पड़ती है एज पर हिज नीड्स। एमडी बन सकता है वो स्पेशलिस्ट किस चीज़ का, ठीक है ना। आगे और पढ़ाई कर सकता है। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब एक एम्प्लॉय को क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, कि जैसे एम्प्लॉयर कहता है उसके बेसिस पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उस बेसिस पे उनको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जो होती है वो उसकी बिजनेस को साइज और कैपेसिटी के हिसाब से चाहिए होती है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल होती है और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिटर्न्स में बिजनेस में प्रॉफिट मिलते हैं, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी, और एम्प्लॉयमेंट में वेजिस या सैलरी। रिस्क में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, देन प्रोफेशन में, और रिस्क एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। ठीक है ना। इसमें और भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं तो हमने पढ़ा एफिशिएंसी, कि हम कैसे जान सकते हैं कि कितना हमारा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा बिजनेस में, तो क्या होता है प्रॉफिट अर्न, हम जान सकते हैं। और प्रोफेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, कि कैसे सर्विसेज मिल रही है। और एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन टू जॉब, कि हम अपनी जॉब को कैसे कितनी डेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से हम अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और नॉन इकोनॉमिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। The objectives of business means the purpose for which a business is established and carried on, कि वो पर्पस जिसकी वजह से हम बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस, कि हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी होता है ताकि बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो सके। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ें जिसके लिए हम बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो पर्पसेस वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेसमैन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हम दोनों को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, business and economic activities, and therefore its purpose is to show economic results. The economic objectives of business are as following, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसमें इसके जो पर्पस होता है वो भी इकोनॉमिक रिजल्ट्स के बेसिस पे, मतलब कि पर प्रॉफिट अर्न करने पे, ठीक है ना। तो बिजनेस में हम इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, the main objective of establishing any business organization is to earn profit. No one is there to do a business in which he cannot make profit,
है ना, कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से बिजनेस ना कर रहा हो। अब प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें भी। एक तो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। जैसा कि नाम से क्लियर है, मैक्सिमम प्रॉफिट में क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट जितना दे सकता है वो उतना प्रॉफिट हम करें। एक होता है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट में क्या होता है कि sufficient profit is quite suitable because it states that business should generate that much profit that is required for the survival, growth, prestige and recognition of business। कि उतना प्रॉफिट जनरेट करे जो उसकी वेल्थ के, उसके लिए मतलब उसको चलाने के लिए काफ़ी रहे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने सुना होगा कि हर चीज़ का एक्सेस बैड होता है, वेदर इट इज़ एनीथिंग। इवन एक्सेस ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो बैड। हम ज़्यादा खाते हैं तो भी वो अच्छा नहीं होता, वो भी एक बुरी आदत ही होती है। और बुरी हैबिट के साथ साथ वो हमारे बॉडी को भी नेगेटिव वे में रिएक्ट करती है। मार्केट स्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेकंड क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर। Another economic objective of business is to create customer. By creation of customer, it means to attract more and more potential customers towards it और products। की दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है इकोनॉमिक बेसिस पे कि कस्टमर्स को क्रिएट करना। कस्टमर्स के क्रिएशन का मतलब है बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने बिजनेस की ओर, अपने प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट करना। जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे रीज़नेबल प्राइस पे तो कस्टमर्स के ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अगर हमें ज़्यादा कस्टमर्स बनाना है तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। थर्ड है इनोवेशन। बिजनेस इज फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। बिजनेस एक डेवलपिंग वर्ल्ड को फेस कर रहा है। बिजनेस इज डेवलपिंग डे बाय डे। इस स्टेज पे जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस की वो तभी हो सकती है जब उसमें इनोवेशन हो। इनोवेशन का मतलब न्यू न्यू आइडियाज़ हो। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, ठीक है। जैसे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ताकि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना ताकि जो कस्टमर्स हो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है इस वे में ताकि जो कस्टमर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, उससे कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना है। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना। कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे वन टाइम में तो खर्चा कम लगेगा, एक बार में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने से और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आई एम रियली वेरी सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। एंड ये है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। Business is an integral part of society. It makes use of resources of society. It earns profit by selling its products or services to members of society. कि business एक बहुत ज़रूरी पार्ट है सोसाइटी का। वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाता है और इन रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट्स बना के वो बेचता है ताकि उससे प्रॉफिट अर्न कर सके वो, ठीक है ना। So it becomes obligatory on the part of the businessman to do something for the society। कि जब वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, ठीक है ना। सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। अब वो क्या क्या कर सकते हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। कि सबसे बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि वो अपने सोसाइटी को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके रीज़नेबल प्राइस पे और प्रॉपर क्वांटिटी पे जैसे कि कस्टमर मांगते हैं। कभी भी बिजनेसमैन को कोई काला धंधा नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसको हमेशा ईमानदारी से बिजनेस चलाना चाहिए। अगर वो गुड्स की क्वांटिटी में कम करता है, मतलब कि कोई चीटिंग करता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो उसको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, इवन वो लॉस में ही जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसको, जिसे मैंने आपको बता ही दिया ये कि उसको किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं पार्ट देना चाहिए, मतलब कि उसमें उसको ईमानदार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसको
अपने आप को प्रॉफिट करने के लिए दूसरों को लॉस में नहीं डालना चाहिए, अपने गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे सेल करना चाहिए। बिजनेस को किसी भी कंडीशन पे एडल्ट्रेशन या होर्डिंग या प्रॉफिटरिंग वगैरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल के दिनों में। तो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। बिज़नेस को मोर और मोर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। हैंडीकैप्ड और डिसेबल पर्सन को भी एक्स्ट्रा केयर के साथ एम्प्लॉयर में रखना चाहिए। लास्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर कम्युनिटी सर्विस। सॉरी, दो हैं, एक है एम्प्लॉय वेलफेयर, एक कम्युनिटी सर्विस। एम्प्लॉय वेलफेयर का क्या मतलब है कि अपने उसको जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनको सैलरी भी अच्छी तरह देनी चाहिए, उनसे ज़्यादा काम वर्किंग आवर्स मतलब ज़्यादा नहीं करने चाहिए, और उनकी सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। लास्ट है कम्युनिटी सर्विस। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। बिजनेस को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस सोसाइटी को जहाँ से वो स्टार्ट किया गया है। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा कैन बी certain contributions which a business can make help in the development of community। कि बिज़नेस को एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में हेल्प करनी चाहिए ताकि उसकी सोसाइटी भी प्रॉस्पेरस हो सके, उसकी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम्स कम हो सके। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस करते ही क्यों है? ताकि उसको हमें प्रॉफिट मिल सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज टू हाउ टू अर्न प्रॉफिट। हम सबसे बड़ा क्वेश्चन करता है कि हम प्रॉफिट कैसे अर्न करें। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम समझ के जान सकते हैं कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। ठीक है। सबसे पहला है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, कि एक बिजनेस प्रॉफिट क्यों अर्न करता है, ताकि वो लॉन्ग सर्वाइवल, उसके बिजनेस का सर्वाइवल जो है वो लंबे समय तक चलता रहे। जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स फूड टू लिव और सर्वाइव, सिमिलरली अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट और सर्वाइव और एग्जिस्ट। एक जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को फूड चाहिए होता है लिविंग के लिए, वैसे ही एक बिजनेस को प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट अकेला ही बिज़नेस को काफ़ी लंबे टाइम तक चलने में हेल्प कर देता है। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होगा और लॉस होंगे तो बिज़नेस की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। ये ऑब्ज़र्व किया जा चुका है कि जिस बिज़नेस में वेरी लिटल या फिर प्रॉफिट नहीं होता वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर हम पूरी उसकी तरफ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सोशल पॉइंट से तो हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना लोगों की। बट एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी क्या होती है बिजनेस की, प्रॉफिट को जनरेट करना। नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एवरी बिजनेस मैन वॉन्ट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लरिश। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस चले काफ़ी लंबे टाइम तक। इसका मतलब कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक डेवलप करता रहे। इसमें कोई इस फैक्ट को नहीं ठुकरा सकता कि जो बिजनेस मैन होता है वो अपने बिजनेस को आगे डेवलपमेंट होता हुआ देखना चाहता है। पर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे, कि डेवलपमेंट होगी कैसे। डेवलपमेंट तब हो सकती है जब उसमें सफिशिएंट कैपिटल हो। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स परचेज कर पाएंगे और प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि पैसा आए कहाँ से। तो ये काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं मनी के, जिससे हम कैपिटल के लिए वो हो सकते हैं शेयर्स इन्वेस्ट करना। शेयर्स तो आपको पता होगा कि हम शेयर्स लेते हैं दूसरी कंपनीज से, या फिर डिबेंचर्स, या फिर प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, अपनी जो जमा पूंजी को के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैपिटल को अवेलेबल कराने में। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस में उतनी ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट हो सकेगी और उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी बिजनेस में हो सकेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कि एक
देर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल। कि एफिशिएंसी, ताकि हम अपने बिजनेस में पूरा अपने एकाग्रचित होकर अपने बिजनेस को कर सकें, कि कोई सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ी कोई पावर नहीं है जिससे हम काम कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे किस चीज़ का दर्शा रहा है, यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट को बता रहा है कि प्रॉफिट वो पावर है जो लोगों को मोटिवेट करती है, एंकरेज करती है, ताकि वो एक बेटर वे में काम कर सके। एक बिजनेस को चलाने के लिए दो पार्टीज होती हैं, कौन सी? ओनर्स और वर्कर्स। ओनर्स की क्या इच्छा होती है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं। और दूसरी बात, वर्कर्स की क्या डिमांड होती है कि वो मैक्सिमम बोनस पा सके, मतलब उनको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग हो सके, मतलब उनकी लैंग्वेज में। तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से और लंबे टाइम तक काम करते हैं। कि हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट वो पावर है जो मोटिवेट करती है ओनर को भी और वर्कर को भी कि वो कुछ स्पेशल कर सके, जिससे कि उस बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ सके, उसकी अर्निंग्स बढ़ सके। लास्ट इसका फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। हर बिजनेसमैन प्रेस्टीज चाहता है, वो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहता है। अब ये दोनों पर्पस को पूरा करने के लिए बिजनेस को मैन को सारी जो उसमें पार्टीज कंसर्न होती हैं उनको नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसके लिए उसको स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे उसको गुड क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है लो प्राइसेस पे, या फिर अपनी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस देना, अपने शेयर होल्डर्स को अपना अच्छा इंटरेस्ट देना आदि। अब हर बिजनेसमैन यही चाहता है, पर ये कैसे हो सकता है? ये प्रॉफिट से हो सकता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हम रिन्यूमरेशन दे सकेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम गुड क्वालिटी मटेरियल लो प्राइसेस पर प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो सारी कंसर्न पार्टीज़ भी सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो जो प्रॉफिट है वो एक बिज़नेस को प्रेस्टीज और रेपुटेशन अर्न करने में सोसाइटी में बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर हमें हमारा प्रॉफिट अब भी हो रहा है तो प्रॉफिट, अब हम ये भी कह सकते हैं जो प्रॉफिट इन अ बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे हम और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये कैसे? अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम और गुड्स खरीदेंगे और सेल करेंगे और हमें और प्रॉफिट होगा, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स मेक सफिशिएंट कैपिटल और मनी अवेलेबल फॉर द बिजनेस। दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटेरियल ऑन कैश पेमेंट विच इन टर्न एंटाइटल्स द बिजनेस मैन फॉर अ कैश डिस्काउंट। सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय फॉलोइंग allowing the customers to purchase things on credit। कि अगर हम कैश पे गुड्स खरीदते हैं ना अपने बिजनेस के लिए तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। ये हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है, क्रेडिट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम अपने एक पर्टिकुलर एक गिवन टाइम में मनी को पे कर देते हैं अपने गुड्स की, तो हमें जो वो होता है सेलर, वो हमें खुश होकर कैश डिस्काउंट दे देता है। अब हम इससे क्या मिलता है हमें मोरल, कि जो प्रॉफिट है उससे हम अपने बिजनेस के लिए कैपिटल खरीद सकते हैं, और कैपिटल खरीदेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर ये प्रोसेस चलती रही तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो 45 मिनट्स तक की हो जाएगी, बट आई होप आपको जो टॉपिक्स होंगे वो क्लियर हो गए। एंड आपको मैं एक बार फिर यही कहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी या आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगी आपके डाउट से रिलेटेड। सबसे बड़ा मोटिव हमारा है कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। थैंक्स। आज हमने एक बार समराइज़ कर देते हैं क्या क्या पढ़ा है। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो पैसा को अर्न करने के लिए होती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो सोशली होती हैं, जो हमारी मेंटली, हमारे साइकोलॉजिकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए होती हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर हमने बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए रीजनेबल प्राइस पे, एक्सेट्रा। प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, इनके हमने डिफरेंस भी पढ़े। डिफरेंस, प्रोफेशन के लिए हमें एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट
जब हम किसी के अंडर काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमने 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक मतलब जो हमें अर्निंग के बेस पे, प्रॉफिट अर्निंग के में हेल्प करते हैं, वो कौन से होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से, जो हम अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स करते हैं, वो होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और लास्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। बस ये हमने सारा पढ़ दिया आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू, thanks for watching the video, and keep watching the videos and clear all your concepts. Be a part of this channel by hitting the like button and subscribe button. Thank you.